माय डियर स्टूडेंट्स, सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्रैश कोर्स की थर्ड वीडियो और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन की। लेकिन सबसे पहले बात आती है इसके कंटेंट की। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे थ्री वेव्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म और फिर हम ये देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म के कौन कौन से इम्पैक्ट्स पड़े और उसके बाद फिर हम बात करेंगे डीकोलोनाइजेशन की और लास्ट में हम बात करेंगे की थिंकर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन। अब हम समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म को। तो कॉलोनियलिज्म वर्ड की उत्पत्ति लैटिन वर्ड कॉलोनस से हुई है, जिसका अर्थ होता है फार्मर या फिर अ प्लेस फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक फार्मर एग्रीकल्चर करता है, खेतीबाड़ी करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉलोनी या फिर कॉलोनस एक ऐसी जगह है जहाँ किसान श्रम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, कच्चा माल उगाते हैं। लेकिन विदेशी जो पावरफुल लोग होते हैं उन किसानों के लेबर लैंड पर अधिकार करते हैं, उनसे सस्ता लेबर और कच्चा माल लेकर अपने देशों में चीज़ों का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं और उन्हीं वस्तुओं को, चीज़ों को इनके देशों में यानी कि किसानों और गरीबों को उच्च कीमतों पर बेचते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री और कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लेकर उनका आर्थिक शोषण करती है और खुद को रिच बनाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म बेसिकली पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन देशों के ऊपर मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल ऑपरेशन और डोमिनेशन था। अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपकी कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या राय है, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि कॉलोनियलिज्म एक ऐसी भयंकर बीमारी थी जिसे यूरोप के पावरफुल देशों ने अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, खुद को रिच बनाने के लिए एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन देशों में फैलाया। और इसी कॉलोनियलिज्म नामक बीमारी के अंतर्गत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन देशों का इन यूरोपियन देशों के द्वारा इतना ज़्यादा शोषण किया गया कि आज भी ये सभी देश लैक ऑफ डेवलपमेंट, रेसिज्म, ब्लैकनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, फूड क्राइसिस, डबल कॉन्शियसनेस, फीलिंग ऑफ इन्फीरियर, मिजरेबल लाइफ आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत इन पावरफुल देशों ने एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देशों को यही बताने और समझाने का प्रयास किया कि ये अनसिविलाइज्ड हैं, इन्फीरियर है, कैनिवल है, अनएजुकेटेड है, बैकवर्ड है, डार्क है। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो क्या ये किसी बीमारी से कम था? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी थी, इतनी भयंकर कि कोरोना से भी ये कई भयंकर थी। वहीं ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी ने कॉलोनियलिज्म को परिभाषित करते हुए कहा कि कॉलोनियलिज्म डोमिनेशन की एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंतर्गत लोग दूसरे लोगों को अपने अधीन करते हैं। फेनॉन कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म इज अ वायलेंस एंड फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, क्योंकि कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत यूरोप के जितने भी पावरफुल देश हैं उनके द्वारा अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन देशों के लोगों के ऊपर वायलेंस और डोमिनेशन किया जाता है। इसीलिए कॉलोनियलिज्म एक प्रकार की वायलेंस है, फॉर्म ऑफ डोमिनेशन है। लेनिन अपनी प्रमुख कृति इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में लिखते हैं कि इम्पीरियलिज्म कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज या फिर उच्चतर अवस्था होती है। वहीं एजाज अहमद एंड वनीता पेरी लिखते हैं कि एट द हार्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इज डोमिनेंस एंड वायलेंस। अब हम थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड कौन होते हैं। तो बेसिकली कॉलोनाइज़र देश ऐसे होते हैं जो पावरफुल होते हैं, जो किसी दूसरे देशों को अपने गुलाम बनाते हैं या अपने कंट्रोल में रखते हैं और उनका शोषण करते हैं,
उदाहरण के लिए यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, पोर्तुगल, स्पेन, ये सारे के सारे देश कॉलोनाइजर थे। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनाइज्ड ऐसे देश होते हैं जो किसी पावरफुल देशों के या फिर कॉलोनाइजर के अधीन होते हैं, गुलाम होते हैं, जिनका कॉलोनाइजर के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इनमें आते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चाइना, श्रीलंका, केनिया, वेस्ट इंडीज़, कनाडा, यहाँ तक कि यूएसए जैसा शक्तिशाली देश भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी रही है। अब हम बात कर लेते हैं 3 वेव्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट वेव शुरू होती है 15th एंड 16th सेंचुरी में, और इसका जो पीरियड है वो था 15th एंड 16th सेंचुरी में। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कॉलोनियलिज्म है वो शुरू होता है एज ऑफ डिस्कवरी के साथ, और इसे शुरू किया जाता है पोर्तुगीज और स्पेनिश के द्वारा, और ये ट्रेड पर आधारित था। इसी वजह से इसको जाना जाता है मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन। कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट वेव शुरू हुई थी कॉलोनियलिज्म की, तो ये शुरू हुआ था ट्रेड के बेस पे। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे या फिर पोर्तुगीज, स्पेनिश थे, उन्होंने जो अपने लोग हैं या फिर जो कंपनीज हैं उनको व्यापार के उद्देश्य से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन देशों में भेजा था। खास बात यह भी है कि फर्स्ट वेव ऑफ कॉलोनियलिज्म डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स एंड ट्रेड रूट्स के साथ शुरू होती है। वहीं 1492 में नाविक कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वहीं 1498 में वास्को द गामा ने इंडिया के सी रूट्स की खोज की थी। अमेरिका की डिस्कवरी को जाना जाता है न्यू वर्ल्ड के रूप में। वहीं एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप को जाना जाता है ओल्ड वर्ल्ड के रूप में। और नोट करने वाली बात यह भी है कि न्यू वर्ल्ड जो शब्दावली है उसको कॉइंड किया था इटली के प्रमुख खोजकर्ता ने 1503 में, जिनका नाम था एमरिको वेसुपुक्की। वहीं एक महत्वपूर्ण शब्दावली अनदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था या फिर यूज़ किया था बेनेटियन एक्सप्लोरर, जिनका नाम था एल्वाइस कैडामोस्टो, और इन्होंने इस शब्दावली को प्रयुक्त किया था सब सहारन अफ्रीका के लिए, जिसकी खोज इन्होंने 1455 ईस्वी में की थी। और इस वेब की खास बात यह भी है कि इसमें पोर्तुगीज एंड स्पेन ने एशिया और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में कॉलोनीज को स्थापित करना शुरू किया। इसी फर्स्ट वेब में स्पेन ने कुछ इम्पोर्टेंट कॉलोनीज को स्थापित कर लिया था, जैसे ब्राज़ील, मैक्सिको एंड लार्ज पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। बाद में इंग्लैंड, फ्रांस एंड नीदरलैंड ने भी नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। और जो फर्स्ट वेव ऑफ कॉलोनियलिज्म है ये बेस्ड थी गोल्ड, गॉड एंड ग्लोरी। गोल्ड का मतलब है कि पैसा कमाना, धन कमाना। वहीं गॉड का मतलब है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, मतलब एक रिलीजियस एस्पेक्ट। वहीं ग्लोरी का मतलब है कि फेम कमाना, यानी कि एक वर्ल्ड पावर बनना। कॉलोनियलिज्म की सेकेंड वेव 17th सेंचुरी में शुरू होती है और ये 17th और 18th सेंचुरी में मौजूद रहती है, और ये आधारित थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, क्योंकि इसी समय के दौरान यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश, फ्रेंच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिन्होंने व्यापार के ऊपर मोनोपोली शुरू कर दी थी। वहीं इस दौरान इंडिया, म्यांमार एंड एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को कॉलोनाइज्ड किया गया, यानी कि वहाँ पर कॉलोनाइजेशन स्थापित हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जॉन वॉट्स एंड जॉर्ज वाइट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की थी। कॉलोनियलिज्म की थर्ड वेव शुरू होती है 1881 को, जो कि 1914 तक बनी रहती है, और ये बेस्ड थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर कॉलोनीज। और इसी वजह से कॉलोनियलिज्म की इस वेव को जाना जाता है स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। और ये जो फ्रेज है स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, इसको कॉइंड किया था 1884 में द टाइम्स न्यूज़पेपर ने। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका क्या था, मैं आपको धमाल मूवी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उसको देख के आप खुद ब खुद ये समझ जाएंगे कि बेसिकली स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका क्या था। अरे बार-बार एक ही सा क्यों बोल रहे हो यार? तो ऐसा है ना, अबे बारात में आके तो इससे चाहिए तेरे को। तेरी तो अबे सुनो, हमारा 5 करोड़ अलग करके बोल रहे हो ना? तेरे बाप का मालिक जो टबोर के साथ बांट रहा है। इधर साले आई होप कि ये क्लिप देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका क्या था। तो बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका यूरोपियन देशों के बीच अफ्रीकन देशों की प्राप्ति के लिए एक संघर्ष था, एक लड़ाई थी, मारपीट या फिर हाथापाई थी,
जिसने न केवल अफ्रीका को कॉलोनाइज्ड किया बल्कि इन यूरोपियन देशों ने इन अफ्रीकन देशों का भरपूर शोषण किया, उनके ऊपर अत्याचार किए। वहीं स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जो शब्दावली है, इसको बर्लिन कॉन्फ्रेंस में ओटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका है, तो ये बेसिकली जो यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनका एक इन्वेजन था या फिर कॉलोनाइजेशन था अफ्रीकन टेरिटरी का, जो कि 1881 से लेकर 1914 के बीच किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो थर्ड वेव ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसको जाना जाता है न्यू इम्पीरियलिज्म या फिर न्यू इम्पीरियलिज्म। और ऐसा इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस वेव में पूरी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई करने के लिए, उनको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था, जिसको कि हम न्यू इम्पीरियलिज्म कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एंड मेजर कॉलोनियल पावर्स की। तो इनमें पहला नाम आता है ब्रिटेन का, जिसने 70% देशों को या फिर कंट्रीज़ को कॉलोनाइज्ड किया था, उनके ऊपर कब्जा किया था। तो इसके इम्पोर्टेंट कॉलोनाइज्ड देश थे इंडिया, श्रीलंका, इजिप्ट, म्यांमार, केनिया, वेस्ट इंडीज़, नाइजीरिया एंड युगांडा। और दूसरी इम्पोर्टेंट कॉलोनियल पावर थी फ्रांस, जिसने 10% कंट्रीज़ को कॉलोनाइज्ड किया था। और इसके प्रमुख इम्पोर्टेंट कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी जैसे कनाडा, अल्जीरिया, चाड, फ्रेंच इंडीज जिसको हम पुद्दुचेरी कहते हैं, कंबोडिया, लाओस, फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, मोरक्को, लेबनान एंड ट्यूनीशिया। वहीं तीसरी इम्पोर्टेंट कॉलोनियल पावर थी नीदरलैंड, जिसने 9% कंट्रीज़ को कॉलोनाइज्ड किया था। और इसके प्रमुख कॉलोनाइज थे डच ईस्ट इंडीज़, डच न्यू गियना, सूरीनाम, डच ब्राज़ील। वहीं अगली इम्पोर्टेंट कॉलोनियल पावर थी पोर्तुगल, जिसने 2% कंट्रीज़ को कॉलोनाइज्ड किया था। इसके प्रमुख कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थे पोर्तुगीज़ अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बिक, केप वर्दे, पोर्तुगीज़ इंडिया, गोवा, दमन एंड दीव। वहीं अगली मेजर कॉलोनियल पावर थी स्पेन, जिसने 2% कंट्रीज़ को कॉलोनाइज्ड किया था। इसके प्रमुख कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थे पेरू, चिले, कैनरी आइलैंड, सम एरियाज ऑफ लैटिन अमेरिका, क्यूबा एंड प्यूर्तो रिको। यूएसए, जो कि किसी समय ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, इसे भी एक कॉलोनियल पावर माना जा सकता है क्योंकि बाद में इसने भी 2% कंट्रीज़ को अपने अधीन किया, यानी कि उनके ऊपर कब्जा किया, उनको कॉलोनाइज्ड किया। तो इसकी प्रमुख कंट्रोल्ड या फिर कॉलोनाइज्ड कंट्री थी जैसे क्यूबा, हवाई, प्यूर्तो रिको, फिलीपाइंस, निकारागुआ, पनामा एंड लाइबेरिया। साथ में जापान को भी एक प्रमुख कॉलोनियल पावर के रूप में देखा जा सकता है, जिसने दुनिया के 4% कंट्रीज़ को कॉलोनाइज्ड किया, अपने अधीन किया। तो इसके जो कंट्रोल्ड या फिर कॉलोनाइज्ड देश थे, इनके नाम प्रमुख हैं जैसे ताइवान, कोरिया, क्वांतुंग। वहीं एक बात नोट करने वाली ये भी है कि रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी कॉलोनियल पावर के रूप में देखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉलोनियलिज्म की कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स, और इसकी पहली फीचर आती है यूरोसेंट्रिसिज्म। यूरोसेंट्रिसिज्म को हम हिंदी में कहते हैं यूरोप केंद्रित, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे सिविलाइजेशन, नॉलेज, मॉडर्नाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, रैशनैलिटी, जितनी भी सारी ये चीज़ें हैं ये यूरोप पे ही केंद्रित है, यानी कि यूरोप के पास है। और अगर ये सारी चीज़ें एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन देशों के पास है तो उन्होंने वो यूरोप के देशों से ग्रहण की है, और इसी को हम यूरोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट विशेषता कॉलोनियलिज्म की है बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड सबऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो कॉलोनियलिज्म या फिर कॉलोनियलिज्म जब से आया तब से इसने दुनिया में इनइक्वालिटी को बढ़ा दिया, और जो सबऑर्डिनेशन है यानी कि जो एशियन, अफ्रीकन जो देश हैं, लैटिन अमेरिकन देश हैं, उनकी जो सबऑर्डिनेशन है उसको और अधिक बढ़ा दिया है। जैसे कि एक तरफ कॉलोनाइज़र है, दूसरी तरफ कॉलोनाइज्ड है, तो जो कॉलोनाइज़र देश है उनको काफ़ी अच्छा माना जाता है, डेवलप्ड माना जाता है, सिविलाइज्ड माना जाता है, मॉडर्नाइज्ड माना जाता है, उनका जो कल्चर है उसको काफ़ी हाई माना जाता है, रिच कल्चर माना जाता है, उनको अच्छा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश है,
ये कॉलोनाइज्ड है, जिनको कि बैकवर्ड, डल, अनसिविलाइज्ड, नॉन मॉडर्नाइज्ड और उनका जो कल्चर है वो पिछड़ा हुआ डल कल्चर माना जाता है और लोगों को बैड माना जाता है। तो इस तरह से कॉलोनियलिज्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि इसने सब ऑर्डिनेशन एंड इनइक्वालिटी को काफ़ी इंक्रीज किया। वहीं इसकी तीसरी इम्पोर्टेंट विशेषता है इंक्रीज रेसिज्म। इसने रेसिज्म को काफ़ी बढ़ाया। रेसिज्म का मतलब ये होता है कि जो एक कोई जाति है वो दूसरी जाति से श्रेष्ठ होती है। जैसे कि वेस्टर्न जो पीपल है, इन्होंने ये बोला कि जो वेस्टर्न लोग हैं हम श्रेष्ठ हैं ईस्टर्न लोगों से, यानी कि एशियन और अफ्रीकन लोगों से। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने बोला कि उनके पास सिविलाइजेशन है, उनकी जो स्किन का कलर है वो वाइट है, वे अच्छे दिखते हैं, उनके पास मॉडर्नाइजेशन है, उनके पास रैशनैलिटी है, उनके पास सिविलाइजेशन है। इसी वजह से जो वेस्टर्न जो रेस है वे श्रेष्ठ है। इसी वजह से इसने रेसिज्म को भी बढ़ाया। और नोट करने वाली बात ये भी है यहाँ पर कि रिचर्ड हेनरी प्राट ने 1902 में रेसिज्म जो शब्दावली है उसको कॉइंड किया था, उसको यूज़ किया था। और अगली इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है हेजेमनी ऑफ कॉलोनाइजर। तो कॉलोनाइजर ने जो भी कॉलोनाइज देश रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी हेजेमनी स्थापित की, काफ़ी जो है उनको डोमिनेट किया। जितने भी ईस्टर्न लोग थे, यानी कि जो एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थी। और यहीं से निकलकर एक वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी सामने आती है, क्योंकि जितने भी वाइट लोग थे उनका ये मानना था कि जो काले लोग हैं यानी कि एशियन और अफ्रीकन लोग हैं ये सभ्य नहीं होते हैं, ये शिक्षित नहीं होते हैं। इसीलिए जो गोरे लोग हैं, क्योंकि गोरे लोग सिविलाइज्ड हैं, नॉलेजेबल है, मॉडर्न है, इसीलिए उनका दायित्व है, उनके कंधों पर ये बर्डन है, ये जिम्मेदारी है कि जो काले लोग हैं उनको भी शिक्षित करें, उनको भी मॉडर्नाइज्ड करें। तो इस तरह से जो है वो जितने भी कॉलोनाइज़र देश रहे हैं, लोग रहे हैं, उन्होंने इन सभी लोगों के ऊपर यानी कि एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका के देश हैं इनके ऊपर हेजेमनी स्थापित की। वहीं कॉलोनियलिज्म की अगली विशेषता है एसोसिएटेड विद कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का जुड़ाव या फिर इसका जो साथ है, जुड़ाव है, वो कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म के साथ भी रहा था। जैसा कि लेनिन ने भी कहा था कि इंपीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि जो कॉलोनियलिज्म है वो कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। कॉलोनियलिज्म की नेक्स्ट फीचर आती है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियलिज्म की वजह से चाहे वो एशियन देश हो, अफ्रीकन हो या फिर लैटिन अमेरिकन हो, इनका बड़ी मात्रा में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया। और यहीं से निकल कर आती है दादाभाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी। और इसकी अगली फीचर है डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड को जो है वो दो भागों में बांटा गया, जैसे वेस्ट एंड ईस्ट, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, वाइट एंड ब्लैक, वेस्ट एंड रेस्ट, कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड, ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट। तो इस तरह से जो है दुनिया को भी इसने दो भागों में बांटा। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म का मतलब ये है कि कॉलोनियलिज्म के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं। तो इनमें पहला जो आता है वो है सेटलर कॉलोनियलिज्म। सेटलर कॉलोनियलिज्म जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, मतलब जब किसी देश में या किसी कंट्री को कॉलोनाइज्ड किया जाता है तो वहाँ पे जो जिस देश ने कॉलोनाइज्ड किया है यानी कि जो कॉलोनाइजर देश है वहाँ के लोगों को कॉलोनाइज्ड देशों में बसाया जाता है। तो इसको थिक कॉलोनियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के कॉलोनियलिज्म में या फिर जो कॉलोनियलिज्म का ये फॉर्म है, इसमें कॉलोनाइजर देशों के जो लोग हैं वे कॉलोनाइज्ड देशों में परमानेंटली बस जाते हैं। और इसके प्रमुख उदाहरण हैं न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में कॉलोनाइजेशन या फिर कॉलोनियलिज्म स्थापित हुआ था, तो ब्रिटिश ने वहाँ पर न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपने मूल के जो लोग हैं वहाँ पर उनको परमानेंटली बसाया था। इसीलिए अगर आज भी हम देखें तो इन सभी देशों में ब्रिटिश मूल के जो लोग हैं वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कॉलोनियलिज्म का दूसरा फॉर्म आता है एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियलिज्म, यानी कि इस प्रकार का जो कॉलोनियलिज्म है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है आर्थिक शोषण करना जो कॉलोनाइज्ड देश है, जो गुलाम है, यानी कि जहां पर कॉलोनियलिज्म स्थापित किया गया है। उदाहरण के लिए यूरोप के देशों ने
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनका शोषण किया। और इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है इंडिया। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया का काफ़ी शोषण किया जब ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज्ड किया। कॉलोनियलिज्म का अगला प्रकार है सरोगेट कॉलोनियलिज्म। लेकिन इससे पहले कि हम सरोगेट कॉलोनियलिज्म को समझें, सबसे पहले हमें सरोगेट शब्दावली को समझना होगा। सरोगेट का मतलब होता है किसी के स्थान पर काम करना, यानी कि किसी दूसरे के स्थान पर काम करना। और आपने कहीं ना कहीं सरोगेट मदर का नाम ज़रूर सुना होगा। शिल्पा शेट्टी के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि 1-2 साल पहले उन्होंने जो अपना बच्चा पैदा किया था वो सरोगेसी के द्वारा किया था, यानी कि सरोगेट मदर के द्वारा उन्होंने अपना बच्चा प्राप्त किया था, जब उन्होंने किसी दूसरी महिला की जो कोख है उसको किराए पे लिया था और उस दूसरी महिला ने शिल्पा शेट्टी के लिए बच्चा पैदा किया था। उसी तरह से जो सरोगेट कॉलोनियलिज्म है उसके संदर्भ में भी ऐसा ही होता है। सरोगेट जो कॉलोनियलिज्म की शब्दावली है इसको कॉइंड किया था स्कॉट एट्रन ने। और इसकी खास बात यह है कि जब कोई देश दूसरे देशों के लिए फोर्सफुली कॉलोनी बनाता है तो उसे हम सरोगेट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इजराइल है, क्योंकि ब्रिटिश ने इजराइल जो देश है उसको ज़बरदस्ती बनाया था, कॉलोनी बनाई थी। और ब्रिटिश ने जो जॉइनिस्ट है यानी कि जो यहूदी है उनको भी फिलिस्तीन में, इजराइल में स्थापित किया था। और दूसरा एग्जाम्पल है कि साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश ने जो वाइट पीपल हैं उनको वहाँ पे सेटल किया था। इसीलिए आज भी आप देखते होंगे कि साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है उनमें 4-5 ऐसे प्लेयर होते हैं जो वाइट होते हैं। वहीं इंटरनल कॉलोनियलिज्म शब्दावली को यूज़ किया था या फिर सबसे पहले कॉइन किया था फ्रांस फैनॉन ने। तो ये कॉलोनियलिज्म का बेसिकली एक ऐसा प्रकार है जिसमें जो डीकोलोनाइज कंट्री है, यानी कि जो पहले कॉलोनाइज थी लेकिन अभी वो डीकोलोनाइज हो गई है, उस कंट्री के अंतर्गत एक ग्रुप या एक क्षेत्र या एक रीजन के जो लोग हैं उनको दूसरे रीजन या फिर दूसरे ग्रुप के लोगों के द्वारा उसको कॉलोनाइज किया जाता है, ऑप्रेस्ड किया जाता है या फिर सब ऑर्डिनेट किया जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है आयरलैंड, कैटालोनिया। वहीं श्रीलंका में जो सिंहलीज का एथनिक डोमिनेशन रहा है उसको भी इंटरनल कॉलोनियलिज्म के रूप में देखा जा सकता है। वहीं यूएसए में जिस तरह से ब्लैक्स के साथ रेशियल ऑपरेशन हुआ था या फिर उनका जो एक सब ऑर्डिनेशन हुआ था, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, उसको भी हम इंटरनल कॉलोनियलिज्म के रूप में देखते हैं। कॉलोनियलिज्म का अगला फॉर्म है नियो कॉलोनियलिज्म। और वास्तव में ये नियो है क्योंकि ये अभी रिसेंट ही एमर्ज हुआ है, एक रिसेंट फेनोमेना है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था। तो जब हम बात करते हैं नियो कॉलोनियलिज्म की तो इसको सबसे पहले जो यूज़ या फिर कॉइन किया था वो किया था क्वामे नुक्रुमा ने। इन्होंने एक अपनी प्रमुख कृति नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म जो कि 1965 में पब्लिश होती है उसमें इस शब्दावली को कॉइंड किया था। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि नियो कॉलोनियलिज्म एक ऐसा रिसेंट फेनोमेना है जिसके अंतर्गत जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उनको जो फुली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। इनडायरेक्टली कंट्रोल कैसे किया जाता है? कुछ टूल्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, कल्चरल इम्पीरियलिज्म हो गया या फिर कंडीशनल एड हो गया या फिर एमएनसीज एंड टीएनसीज जैसी जो मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल कंपनीज होती है उनके द्वारा भी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉलोनियलिज्म के कुछ इम्पैक्ट्स की, लेकिन इससे पहले कि हम इम्पैक्ट्स को अच्छे से पढ़ें मैं आपको शशि थरूर की एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। Well, I stand to offer you the Indian example, Sir Richard. India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. Why? Simply because India had been governed for the benefit of Britain. In Britain's rise for 200 years was financed by its depredations in India. In fact, Britain's industrial revolution was actually premised upon the deindustrialization of India. कॉलोनियलिज्म का पहला इम्पैक्ट पड़ा एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ, यानी कि जो कॉलोनाइजर थे या यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उन्होंने जो एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो कि कॉलोनाइज थी उनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड सोशली पूरी तरह से एक्सप्लॉयट किया
और इनकी जो प्रॉपर्टी है उसका ड्रेन किया यूरोप में, यानी कि अपने देशों में, जिसको कि दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी कहा। ड्रेन थ्योरी में दो बातें आती है, यानी कि दो तरह का ड्रेन होता है। एक होता है पोस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पद का ड्रेन, यानी कि जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जहाँ पर भारतीय लोग पद पे नियुक्त होने चाहिए उनकी जगह अंग्रेज़ों को नियुक्त किया गया, जिसे हम पोस्ट का ड्रेन कहते हैं। वही दूसरा है इकोनॉमिक या फिर वेल्थ का ड्रेन, जहाँ या फिर जो प्रॉपर्टी भारतीयों की होनी चाहिए, जहाँ पर भारतीयों का अधिकार होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को जो है वो भारत से उठा के इंग्लैंड में ड्रेन कर दिया गया, भेजा गया, जिसको कि दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी की उपमा दी। वहीं कॉलोनियलिज्म का अगला इम्पैक्ट पड़ा इंक्रीज ऑफ रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म। अफ्रीका में जितना भी प्रकार का जो रेसिज्म या फिर जितना भी रेसिज्म पाया जाता है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म की देन है, क्योंकि उन्होंने ही ये बताया कि जो ब्लैक पीपल होते हैं वे अनसिविलाइज होते हैं, पिछड़े होते हैं, इन्फीरियर होते हैं। इसीलिए अफ्रीका में रेसिज्म जो इंक्रीज हुआ वो कॉलोनियलिज्म का एक बहुत ही भयंकर इम्पैक्ट पड़ा। वहीं कम्युनलिज्म की जब हम बात करते हैं ख़ासतौर पे इंडिया जैसे देशों में, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म की देन रही है, क्योंकि मांटे मेलो जो रिफॉर्म हुआ था वहीं से इंडिया में कम्युनलिज्म की शुरुआत होती है, जो कि आज भी भारतीय राजनीति की एक बहुत ही बड़ी कुरीति है या फिर बुराई बन चुकी है। कॉलोनियलिज्म का अगला जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा कल्चरल हेजेमनी ऑफ यूरोप्स, क्योंकि यूरोप ने यही सिखाया या यही बताने का प्रयास किया कि जो वेस्टर्न पीपल है उनके जो कल्चर है वो बहुत श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, जबकि जो एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश हैं उनके जो कल्चर है वो इन्फीरियर है। इसीलिए यूरोप के लोगों ने या फिर यूरोप के देशों ने कल्चरल हेजेमनी को भी स्थापित कर लिया, जिससे कि कॉलोनियलिज्म का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट माना जा सकता है। आज भी अगर हम देखें तो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न खाना पीना, वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेजी, इन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं, जो कि कल्चरल हेजेमनी ऑफ यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल या फिर उदाहरण हो सकता है। वहीं कॉलोनियलिज्म का अगला इम्पैक्ट पड़ा डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया का इसके अंतर्गत डिवीज़न हो गया। एक तरफ पिछड़े देश है, एक तरफ अग्रणी देश है यानी कि डेवलप्ड देश है, डेवलप्ड यूरोपियन है। वहीं जो पिछड़े देश है, पिछलग्गू देश है, वे एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन देश है। जहाँ एक तरफ जो यूरोपियन देश है वे सिविलाइज्ड हैं, वे कहीं ना कहीं बेस्ट है, और दूसरी तरफ ईस्ट में आते हैं ऐसे देश जो पिछड़े हैं, एशियन, अफ्रीकन, और ऑक्सीडेंट एक तरफ यूरोपियन देश है, वहीं ओरिएंट एक तरफ जो पिछड़े देश है यानी कि एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश है। तो इस तरह से दुनिया का भी एक और से हम कह सकते हैं कि डिवीज़न हुआ, जो कि कॉलोनियलिज्म का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। वहीं कॉलोनियलिज्म का जो अगला इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा, जिसे हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप में भी देख सकते हैं, वो है चेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो ये देश है यानी कि कॉलोनाइज देश रहे हैं उनकी जो लाइफ है यानी कि पूरी जो लाइफ है उसके ऊपर भी चेंजेस पड़े। जैसे थोड़ा सा कला का विकास हुआ, एजुकेशन, लिटरेचर का विकास हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया, थोड़ा सा जो है वो वर्ल्ड का एक दूसरे के साथ जुड़ाव हुआ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो कॉलोनाइज़र देश है उन्होंने जो प्रयास किए, चाहे अपने ही फ़ायदे के लिए किए होंगे, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कॉलोनाइज देश रहे हैं वहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ, वहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी हुआ। इंडिया की बात कर ले, जितने भी रेलवेज़ हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के ही बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो मॉडर्नाइजेशन आया, या फिर इंडिया में अगर हम बात करें पंचायती राज है, उस तरह का डेवलपमेंट हुआ। इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स अंग्रेज़ों ने किए। तो कहीं ना कहीं जो कॉलोनाइज्ड हैं उनकी जो लाइफ है या लाइफ के जो विभिन्न पहलू हैं, जैसे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक में ज़्यादा चेंज नहीं कहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जो पहलू है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़े और उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया। कॉलोनियलिज्म का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यह पड़ा कि इसकी वजह से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन देशों में पॉवर्टी इंक्रीज हुई, अंडर डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ, यानी कि डेवलपमेंट की समस्या काफ़ी बढ़ी, क्योंकि यूरोपियन देशों ने इन देशों को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया कि अब वहाँ पर पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट, हंगर जैसी समस्याएं काफ़ी बढ़ी।
वहीं इसका अगला इम्पैक्ट पड़ा डीके ऑफ नेटिव पीपल्स कल्चर एंड वैल्यूज़। जी हाँ, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, लैटिन अमेरिकन हो, उनकी जो खुद की जो कल्चरल वैल्यूज़ है या फिर उनका खुद का वैल्यूज़ है, कल्चर है, लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया, उसका पतन हो गया, क्योंकि अब वहाँ पर जो है इन देशों ने वेस्टर्न जो कल्चर है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। वहीं कॉलोनियलिज्म का एक लास्ट इम्पैक्ट पड़ा अवेकन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। जी हाँ, इसकी वजह से, और ये एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जो लोग हैं, जो ये देश है, इन देशों के लोगों में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन कॉलोनाइज़र ने यानी कि यूरोपियन देशों ने यातायात के साधनों का विकास किया, संचार के साधनों का विकास किया, मीडिया, लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने पढ़कर, लिखकर और समझकर अपने आप में जागृति लाई, सुधार लाया, जिससे लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस की जागृति हुई, यानी कि राष्ट्रीय जो चेतना है उसका विस्तार हुआ। तो अब हम बात कर लेते हैं डीकोलोनाइजेशन की। तो इसमें सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि डीकोलोनाइजेशन क्या होता है। डीकोलोनाइजेशन टर्मिनोलॉजी को 1930 के दशक में फॉर्मर जो कॉलोनीज थी उनका जो डीकोलोनाइज्ड होना यानी कि फ्री होना, उसके संदर्भ में ही जर्मन इकोनॉमिस्ट मॉर्टिज जूलियस बॉर्न ने यूज़ किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीकोलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें जो कंट्रीज़ थी यानी कि जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी वे फ्री होती है कॉलोनियल पावर के चंगुल से। वहीं दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि डीकोलोनाइजेशन एक ऐसा इंडिपेंडेंट मूवमेंट था, यानी कि एक स्वतंत्रता आंदोलन था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन देशों में शुरू हुआ था, जैसा कि इंडिया में भी हुआ था। डीकोलोनाइजेशन को समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं या फिर देख लेते हैं कि डीकोलोनाइजेशन अर्थात उपनिवेशवाद के शुरू होने के क्या क्या कॉजेज थे। तो इसमें पहला कॉज आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म। जी हाँ, क्योंकि कॉलोनियलिज्म की वजह से ही नेशनलिज्म का उत्थान हुआ, क्योंकि इन देशों में यानी कि कॉलोनाइज देशों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिसकी वजह से डीकोलोनाइजेशन हुआ। वहीं डीकोलोनाइजेशन का दूसरा कॉज था रोल ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने खुद एजुकेशन, लिटरेचर को काफ़ी डेवलप किया था, इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी फैलाया था, जिसकी वजह से लोगों ने लिटरेचर पढ़ा, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उससे संबंधित लिटरेचर पढ़ा, जिसकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना विकसित हुई और उसकी वजह से ही डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ। अगला कॉज रहा है टू वर्ल्ड वॉर्स, जो दो वॉर हुए थे, यानी कि पहला 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 1945। उसने भी कहीं ना कहीं डीकोलोनाइजेशन को शुरू किया था, क्योंकि इन वॉर्स की वजह से जो यूरोपियन नेशंस है यानी कि कॉलोनाइजर है, वे इतने अधिक कमज़ोर हो चुके थे, वीक हो चुके थे कि उनका अब उनकी कॉलोनीज पर नियंत्रण है वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था। डीकोलोनाइजेशन का अगला कॉज रहा था रोल ऑफ नेशनल लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स। अलग अलग देशों में ये जितने भी नेशनल लीडर्स रहे हैं और फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था डीकोलोनाइजेशन को लाने में, क्योंकि इन्होंने ना केवल नेशनल या फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड किया था, बल्कि लोगों के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस को भी बढ़ावा दिया था। जैसे इंडिया में गांधी, साउथ अफ्रीका में मंडेला, लैटिन अमेरिका में फ्रांस फैनॉन, घाना में क्वामा नक्रुमा, वहीं इंडोनेशिया में डॉक्टर सुकर्णो जैसे नेताओं ने, नेशनल लीडर्स ने डीकोलोनाइजेशन की प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहीं डीकोलोनाइजेशन का अगला कॉज रहा है रोल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसकी शुरुआत के जो प्रयास है वो 1950 के दशक में ही हो गए थे। 1955 में बांडून कॉन्फ्रेंस होती है, 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन होता है, और इसने अपने अलग अलग मंचों में डीकोलोनाइजेशन से संबंधित प्रयास किए। वहीं कॉलोनियलिज्म या फिर जो नियो कॉलोनियलिज्म है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और डीकोलोनाइजेशन का अगला कॉज रहा है टू मच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनाइज्ड, क्योंकि जैसे ही कॉलोनाइज कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो उसको सह ना सके और उनके अंदर एक नेशनल कॉन्शियसनेस की चेतना विकसित हो गई। वहीं डीकोलोनाइजेशन का अगला
कॉज रहा है रोल ऑफ कम्युनिकेशंस एंड न्यूज़पेपर, क्योंकि जितने भी यूरोपियन शक्तियां थी यानी कि कॉलोनाइज़र थे, उन्होंने कम्युनिकेशन के जो साधन हैं उसको इम्प्रूव किया, मीडिया को इम्प्रूव किया, वहीं लिटरेचर को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से लोगों ने इंग्लिश भाषा में अब जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन है या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे संबंधित लिटरेचर को पढ़ा और उनके अंतर्गत अब एक नेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से डीकोलोनाइजेशन हुआ। अब हम डीकोलोनाइजेशन से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल आता है कोरिया का, जो कि 1945 में जापान से फ्री होता है। वहीं 1946 में फिलीपाइंस यूएसए से फ्री होता है। 1947 में इंडिया ब्रिटेन से फ्री होता है और श्रीलंका 1948 में फ्री होता है। फिलिस्तीन 1948 में फ्री होता है। इजिप्ट 1956 में फ्री होता है और वियतनाम फ्रांस से 1954 में फ्री होता है। वहीं अफ्रीकन कंट्रीज़ 1950 से 1990 इन सभी दशकों में फ्री होती रहती है। क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज़ है इसलिए मैंने यहाँ पे इनके नेम्स ऐड नहीं किए हैं। वहीं बर्मा 1948 में फ्री होता है और पाकिस्तान 1947 में फ्री होता है। फ्रेंच इंडिया पुदुचेरी 1962 में फ्री होता है। गोवा 1961 में पोर्तुगल से फ्री होता है और दमन एंड दीव भी 1961 में पोर्तुगल से फ्री होता है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डीकोलोनाइजेशन के यहाँ पर ऐड कर लिए थे ताकि आप डीकोलोनाइजेशन को अच्छे से समझ सको। अब हम बात कर लेते हैं कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स, ऐसे थिंकर्स जिन्होंने कॉलोनियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन के ऊपर बहुत कुछ लिखा, अपने लेख लिखे, अपनी फिलॉसफी दी। तो इनमें पहला नाम आता है फ्रांज फैनॉन का। फैनॉन ने कॉलोनियलिज्म के बारे में कहा कि कॉलोनियलिज्म एक वॉयलेंस है, यानी कि जो उपनिवेशवाद है वो एक हिंसा है। और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द रेस्ड ऑफ द अर्थ जो कि 1961 में पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने कहा कि अगर हमें डीकोलोनाइजेशन की प्राप्ति करनी है तो जो एक्टिविस्ट्स है उनको वॉयलेंस का सहारा लेना होगा। वहीं इस किताब में इन्होंने ये भी कहा कि नेशनल लिबरेशन के लिए क्लास, रेस, नेशनल कल्चर, वॉयलेंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वहीं फैनॉन ने अपनी इस प्रमुख कृति में कॉलोनियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन के अलग अलग प्रकारों की व्याख्या की। जैसे इन्होंने कहा कि जो कॉलोनियलिज्म होता है वो साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियो कल्चर एंड पॉलिटिकल के आधार पर होता है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो नेशनल लिबरेशन है उसकी प्राप्ति के लिए वायलेंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से इन्होंने वायलेंट रेवोल्यूशन का सपोर्ट किया और इन्होंने इंटरनल कॉलोनियलिज्म जो शब्दावली है इसको भी कॉइन किया था, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गांधी जी ने भी कॉलोनियलिज्म की आलोचना की। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब हिंद स्वराज जो कि 1908 में पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इन्होंने फैनॉन से भिन्न, फैनॉन से अलग व्याख्या की। इन्होंने कहा कि अगर हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है तो हमें नॉन वायलेंस का सहारा लेना होगा, ना कि वायलेंस का सहारा लेना होगा। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि स्वराज का मतलब दो रूपों में होता है, एक होता है पॉलिटिकल लिबरेशन, दूसरा होता है स्पिरिचुअल लिबरेशन। यानी कि अगर कोई देश गुलाम है तो उसकी जो मुक्ति है वो दो रूपों में होनी चाहिए, एक राजनीतिक रूप से, दूसरी आध्यात्मिक रूप से। और इन्होंने हिंद स्वराज में जो मॉडर्नाइजेशन है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसकी भी भरपूर आलोचना की। बिपिन चंद्रा भी भारत के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने कॉलोनियलिज्म और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर बहुत लेख लिखे हैं। इन्होंने कॉलोनियल रूल को लीगल अथॉरिटेरियन रूल के रूप में विचारा। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो लीगली भारतीयों के लिए कानून बनाती थी, लेकिन ये ऐसे कानून थे जो मनमानी करते थे, यानी कि भारतीयों के हितों के प्रतिकूल थे, अनुकूल नहीं थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो कॉलोनियल रूल था भारत के लिए वो एक और से लीगल अथॉरिटेरियन रूल था। और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति इंडियाज़ कॉलोनियल लेगेसीज में कॉलोनाइजेशन की 3 स्टेजेस की बात की, जिनमें पहली आती है ट्रेड, दूसरी आती है इंडस्ट्रियल और तीसरी आती है फाइनेंस। ट्रेड का मतलब ये है कि जब शुरू में कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ था तो ट्रेड के साथ हुआ था। इंडस्ट्रियल का मतलब ये है कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो फिर उसने क्या किया कि अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सक्सेस बनाने के लिए इन कॉलोनाइज्ड कंट्री से कच्चा माल लिया और अपने देशों में चीज़ें बनाई। वहीं फाइनेंस का मतलब है कि जब उन्हें ये लगा, यानी कि ब्रिटेन जैसे देशों को ये लगा कि अब उनके हाथ में नहीं है कॉलोनीज़ को कंट्रोल करना, तो उन्होंने फिर वहाँ से
जो मनी है उसको लेना यानी कि उसका ड्रेन करना शुरू किया। तो इस प्रकार से बिपिन चंद्रा ने 3 स्टेजेस बताई, ट्रेड, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस। वहीं हमजा अलवी पाकिस्तानी मार्क्सिस्ट राइटर एंड एक्टिविस्ट रहे हैं और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिया जिसका नाम है ओवर डेवलप्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। इस शब्दावली से इनका मतलब ये था कि जो कॉलोनाइज सोसाइटी थी, जो कि फ्री हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे, उन्होंने अब अपना विकास करने के लिए डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और जिस तरह से वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वे डेवलप हुई थी उसी तरह से उन्होंने भी वो रास्ता अपनाया। उदाहरण के लिए जैसे इंडिया ने भी आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स किए, 5 ईयर्स प्लान्स अपनाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाई, उसी तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी इस तरह के रिफॉर्म्स किए जिसको कि अलवी ने ओवर डेवलप्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की संज्ञा दी। वहीं इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी जैसे इंडिया एंड कॉलोनियल मोड ऑफ प्रोडक्शन, दूसरी लिखी इन्होंने बांग्लादेश एंड द क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, और अगली लिखी इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, और एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक रही है कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियल प्रोडक्शन। अगले थिंकर का नाम आता है चिनुआ एशबे, जो कि एक नाइजीरियन पोएट, थिंकर एंड कॉलोनियलिज्म के क्रिटिक रहे हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में कॉलोनियलिज्म की आलोचना की। इनका जो फर्स्ट नॉवेल है वो था थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि 1958 में पब्लिश होता है और इसको कॉलोनियलिज्म के ऊपर एक लिखा बहुत ही महत्वपूर्ण नॉवेल माना जाता है जिसमें इन्होंने कॉलोनियलिज्म की आलोचना की। अगले थिंकर का नाम है जोसेफ कॉनराड, और जोसेफ कॉनराड एक पॉलिश ब्रिटिश राइटर रहे हैं जिन्होंने यूरोपियन जो डोमिनेटेड वर्ल्ड है उसके ऊपर नॉवेल लिखे और साथ में इन्होंने इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म को पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कहा कि जो सिविलाइज्ड पीपल होते हैं और जिन्हें दूसरी तरफ सैवेज डिस्क्राइब किया जाता है उसके बीच एक छोटा सा फ़र्क होता है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि ये कंस्ट्रक्टेड है कि कुछ पीपल सिविलाइज्ड है और जो ईस्टर्न के लोग हैं वो सिविलाइज नहीं हैं, वे सैवेजेस हैं, जो कि वेस्टर्न पीपल है वे सिविलाइज्ड हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने ये बताया कि इसमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है। और साथ में इनकी जो एक प्रमुख कृति है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि 1889 में पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क किए। एडवर्ड सईद भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म के एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं जिन्होंने कॉलोनियलिज्म की काफ़ी आलोचना की। ये पैलेस्टीनियन बॉर्न यूएस सिटीजन रहे हैं, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर, प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रमुख कृति जो कि 1978 में पब्लिश होती है जिसका नाम था ओरिएंटलिज्म, इसमें इन्होंने कॉलोनियलिज्म को पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया और साथ में इन्होंने कहा कि यूरोप के द्वारा जो ईस्टर्न कल्चर का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो गलत है, इसकी इन्होंने आलोचना की। और इन्होंने साथ में 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट दिया। अपनी प्रमुख कृति ओरिएंटलिज्म में इन्होंने कहा कि जो ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट है ये कंस्ट्रक्टिव है, ये जो वेस्टर्न लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए कॉन्सेप्ट है जिसमें वो ये समझते हैं कि जो ऑक्सीडेंट में है ये जो देश है ये आते हैं पश्चिमी, जो मॉडर्नाइज्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं। वहीं ओरिएंट समझा जाता है पूर्वी देश जो कि पिछड़े हुए हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, मॉडर्नाइज्ड नहीं हैं। अब हम डिपेंडेंसी थ्योरी एंड कॉलोनियलिज्म को अच्छे से समझ लेते हैं। तो 1960 के दशक में डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलप होता है और इसका डेवलपमेंट किया जाता है कुछ लैटिन अमेरिकन मार्क्सिस्ट थिंकर्स के द्वारा, जिनमें नाम आते हैं एजी फ्रैंक, रॉल प्रेबिश, हांस सिंगर, इमैनुअल वॉलरस्टीन एंड सामिर आमीन। और नोट करने वाली बात यह है कि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है जिसके अंतर्गत ये माना जाता था कि जो पश्चिमी देश है वे सभ्य हैं, उनके पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और जो ईस्टर्न लोग हैं यानी कि जो एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश है वे पिछड़े हैं, उनके पास साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की भी इन्होंने आलोचना की, साथ में कॉलोनियलिज्म की भी इन्होंने आलोचना की। और एक बात नोट करने वाली है कि इन्होंने कहा कि जो मॉडर्नाइजेशन है और कॉलोनियलिज्म है उसके अंतर्गत जो कॉलोनाइजर कंट्री होती है ये पूरी तरह से जो कॉलोनाइज्ड कंट्री होती है उनका शोषण करती है, उनको जो है सप्रेस करती है, उनका दमन करती है। और नोट करने वाली बात ये भी है कि इसी
एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो पुअर कंट्रीज़ होती है यानी कि कॉलोनाइज्ड कंट्री होती है, वे पूरी तरह से जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, उनके ऊपर निर्भर हो जाती है, जिसको कि डिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है। वहीं डिपेंडेंसी थ्योरी में इमैनुअल वॉलरस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस को दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि जो कॉलोनियलिज्म है उसके अंतर्गत जो कोर कंट्रीज़ है वे पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ को एक्सप्लॉयट करती है, वहीं जो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ है वे एक्सप्लॉयट करती है पेरीफेरी कंट्रीज़ को। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी कंट्रीज़ कौन सी होती है। तो कोर में आती है ऐसी कंट्रीज़ जो काफ़ी डेवलप होती है, पेरीफेरी में आती है ऐसी कंट्रीज़ जो अल्प विकसित है, जो पूरी तरह से पिछड़ी हुई है, वहीं सेमी पेरीफेरी में ऐसी कंट्रीज़ आती है जो बीच की है यानी कि जो विकासशील है। अब हम एक डायग्राम के द्वारा कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दिया था। तो इमैनुअल वॉलरस्टीन कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जो कोर कंट्रीज़ है ये पेरीफेरी कंट्रीज़ से यानी कि जो बहुत ही पिछड़ी हुई कंट्रीज़ है, जो कि अल्प विकसित है, उनसे क्या होता है कि ये कोर कंट्रीज़ यानी कि विकसित देश सस्ते दामों पे लेबर लेते हैं और वहाँ से कच्चा माल लेते हैं और उसको फिर अपने देशों में बनाते हैं और इन्हीं पेरीफेरी जो देश है इनको हाई मात्रा में यानी कि उच्च दामों में इनको बेचते हैं। और इतना ही नहीं, जो कोर कंट्रीज़ है ये सेमी पेरीफेरी देशों से भी वस्तुएं लेते हैं, लेबर लेते हैं और फिर इनको बेच देते हैं। और फिर आगे वॉलरस्टीन लिखते हैं कि जो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ है यानी कि जो विकासशील देश हैं ये भी पेरीफेरी देशों का शोषण करते हैं। कैसे करते हैं? ये भी कोर देशों की तरह पेरीफेरी देशों से कच्चा माल लेते हैं, लेबर लेते हैं और इनको फिर महंगे दामों में बेचते हैं। तो ये है डिपेंडेंसी थ्योरी का वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस, जो कि इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर के एंड में अब हम बात कर लेते हैं रॉय लेनिन डिबेट की, जो कि कॉलोनियल क्वेश्चन के ऊपर हुई थी। कॉलोनियल क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी या फिर जो कॉलोनीज थी, उनकी जो समस्याएं हैं या फिर उनकी जो लिबरेशन की प्रॉब्लम है, डीकॉलोनाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसको लेकर रॉय एंड लेनिन के बीच एक डिबेट हुई थी, बातचीत हुई थी, डिस्कशन हुआ था। तो ये जो डिबेट है सबसे पहले 19 जुलाई 1920 से लेकर 7 अगस्त 1920 के बीच होती है और ये जो डिबेट है बेसिकली ये लेनिन ने ही बुलाई थी और इसका जो टाइटल था वो था नेशनल कॉलोनियल क्वेश्चन। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि रॉय ने जो लेनिन का आइडिया था कि नेशनलिज्म का और कॉलोनियलिज्म का, उसको क्रिटिसाइज़ किया। इसी वजह से इसको रॉय लेनिन डिबेट भी कहा जाता है। और नोट करने वाली बात ये है कि लेनिन का एक प्रमुख आइडिया जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो बॉर्जुआजीज डेमोक्रेटिक लिबरेशन मूवमेंट है उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका रोल होगा, तो इस बात को लेकर भी रॉय इनसे पूरी तरह से डिसएग्री थे। रॉय लेनिन डिबेट को अब हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, आसान भाषा में समझ लेते हैं। एक तरफ लेनिन का ये मानना था कि रेवोल्यूशन की शुरुआत कॉलोनाइज्ड कंट्री से होनी चाहिए और जब रेवोल्यूशन लाई जाएगी तो उसमें बर्जुआ क्लास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यानी कि रेवोल्यूशन को बर्जुआ क्लास लीड करेगा। लेकिन दूसरी तरफ रॉय का ये मानना था कि रेवोल्यूशन की शुरुआत कॉलोनाइज्ड कंट्री से होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस रेवोल्यूशन को बर्जुआ क्लास लीड नहीं कर सकता है क्योंकि भारत जैसे देशों में जो बर्जुआ क्लास है या फिर कैपिटलिस्ट क्लास है वो कॉलोनाइजर के साथ मिली होती है, जो अपने ही इंटरेस्ट को गेन करना चाहते हैं। इसीलिए रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है वो बर्जुआ क्लास या फिर कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा नहीं हो सकती है, बल्कि इस रेवोल्यूशन को लीड किया जाएगा प्रोलेटरेट क्लास और पैटी बर्जुआ क्लास के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ लेनिन का ये मानना रहा था कि जब रेवोल्यूशन आएगी तो रेवोल्यूशन को लाने में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। लेकिन दूसरी तरफ रॉय कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी रेवोल्यूशन को लाने में मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि जिन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है या फिर कम्युनिज्म नहीं है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से रेवोल्यूशन को ला सकती है। वहीं तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि लेनिन कहते थे कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिज्म को स्थापित करना है, यानी कि यूरोप के पूरे जो देश है वहाँ पर भी कम्युनिज्म को स्थापित करना है। जबकि दूसरी तरफ रॉय ने जो इस एक कॉन्फ्रेंस है इसमें जो भाग लिया था वो
इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिया था, यानी कि इंडिया में जो कॉलोनाइजेशन की प्रॉब्लम थी या फिर रेवोल्यूशन की जो प्रॉब्लम थी, लिबरेशन की प्रॉब्लम थी, उसको लेकर ही इन्होंने इसमें बातचीत की थी, डिबेट की थी, डिस्कशन किया था। इस लेक्चर के एंड में अब बारी आती है कुछ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस को थैंक्स करने की, ग्रेटिट्यूड देने की, क्योंकि इन्हीं रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस की वजह से मैं ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट कर पाया और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दे पाया। तो दिल से इन सभी रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस को धन्यवाद, क्योंकि इन्हीं रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस की वजह से ये लेक्चर मैं आप तक डिलीवर कर पा रहा हूँ। और साथ में अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस लेक्चर के एंड तक पहुँचे हैं, तो आपके लिए भी दिल से धन्यवाद।